So hi friends, let me once again welcome you to the last part of this topic called meaning and introduction of bookkeeping and accountancy. आप बोलोगे ये क्या बात होगी, प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने बता दिया कि ये लास्ट है, उसके बाद एक और ले लिया। तो बेटा ये लास्ट ही पार्ट है, बस ये वीडियो मैंने ये जो लास्ट पार्ट है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, सो दैट यू कैन स्टडी एज पर योर कन्वीनियंस। तो पहले पार्ट में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS क्या है देख लिया है, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे वो क्या कहते हैं इशू होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब वो क्या है एक्चुअली, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, वो हम लोग देखेंगे और इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया अब हम लोग देखेंगे। सो फाइनली लेट अस बिगिन द फाइनल पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। In India, standards of accounting is issued by Institutes of Chartered Accountants of India. तो ICI ये जो apex body है which regulates the course and profession of chartered accountancy, Institute of Chartered Accountants of India ये जो है वो standard issue करती है, क्योंकि chartered accountants are the expert people in the field of accountancy, और हमने देखा था कि standards are issued by expert. The Council of Institute of Chartered Accountants of India constituted अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स था, वैसे इंडिया के लिए भी ASB है। ASB का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑन 21 अप्रैल 1977 recognizing the needs of accounting standards in India। ये पैराग्राफ आपको याद रखना है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, बट याद रख पाओ तो अच्छा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाए एग्जाम में और ये सारी चीजें आप लिखोगे तो स्कोरिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एंड अदर देन दैट, फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज ऑल्सो इट इज वेरी गुड। फॉर्मुलेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ASB क्या करता है, फॉर्मुलेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो दैट स्टैंडर्ड्स में बी एस्टैब्लिश्ड बाय काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। The ASB will consider applicable law, custom, usage, business environment, and international accounting standard while framing अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ASB क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी इज ओनली फॉर वर्किंग ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो व्हाट डू दे डू, जो IAS है, IAS का मतलब यहां पे क्या हो गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ का कस्टम क्या है, कंट्री में कस्टमरी क्या है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, यूसेज क्या है, कौन कौन वो यूज करने वाला है, हमारे यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम होता है। मतलब टेक्निकलिटी तो है, उसका लॉजिकल साउंडनेस तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, बट उसके अलावा ये जो दूसरे फैक्टर्स है ये भी कंसिडर किए जाते हैं। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड स्टैंड ट्रू ऑन ऑल पैरामीटर्स ऑफ लॉजिक एंड टेक्निक ऑल्सो। उसके अलावा ये जो फैक्टर्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कस्टम, यूसेज, बिजनेस एनवायरनमेंट, इनके साथ भी कंपैटिबिलिटी होनी जरूरी है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया मस्ट बी compatible with accounts prepared in other countries। मैंने देखा मल्टीनेशनल ऑपरेशंस होती है, टाटा दो एन इंडियन कंपनी, इट हैज ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होके आ रहे हैं वो इंडिया के हेड ऑफिस के साथ, मेन ऑफिस के साथ कोलैबोरेट करते आने चाहिए, उनको कंसोलिडेट करते आना चाहिए। इसलिए क्या किया गया है, गैप जो है प्रैक्टिसेस में वो कम किया गया है बाय वे ऑफ IFRS, ये सारे स्टैंडर्ड्स इशू करके, और हार्मनी लाई गई है, ठीक है, होमोजेनिटी लाई गई है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, सो दैट मल्टी नेशनल ऑपरेशंस जो है वो रिकॉर्ड करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। दिस हैज रिजल्टेड इन एग्जिस्टिंग AS बीइंग कन्वर्ज्ड विद द IFRS। तो क्या कर दिया अभी, सिंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग ग्लोबल, A lot of companies are going global, तो इन्होंने क्या कर दिया, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको IFRS के साथ में मर्ज कर दिया, ठीक है।
जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था तभी ये काम हुआ था। तो मैंने आईपीसीसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं और आईएफआरएस पढ़े हैं। तो मेरी जम्बलिंग बहुत हो गई थी, क्योंकि पुराना वाला नए वाले में डिफरेंस क्या है वो भी सारा बैठ बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ा था। दिस कन्वर्जेंस हैज रिजल्टेड इन व्हाट इज नोन एज इंड एएस। तो इसे अब क्या बुलाया गया है? इंड एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस में मर्ज कर दिया गया और उसे बोल दिया है इंड एएस। आप वीडियो सीरीज देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इंड एएस के बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे। ये 2017-18 से इंड एएस के लेक्चर्स आने शुरू हो गए हैं। आप अगर देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको नेट पे मिलेगा। Ind AS are basically international accounting standards which have been modified in accordance with Indian accounting practices, customs and traditions। तो इन्होंने क्या कर लिया? इंडियन ट्रेडिशन को ले लिया, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ले लिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ले लिया और उसे इंडियन टच दे दिया। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो भी सूटेबल है अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस, उसको दे दिया। राइट, जस्ट लाइक चाइनीज फूड। मतलब किसी ने कोई बॉइल्ड नूडल्स की रेसिपी है, उसमें तड़का लगा दिया, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस, सॉसेस, फ्लेवर्स ऐड कर दिए और उसको चाइनीज बना दिया। ठीक है, तो इंडिया के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन की गई है। वही कुछ बात इंड एएस के साथ भी हुई है। Presently, all big companies have to follow Ind AS rules। तो जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट्स है, बिग कंपनीज का मतलब ये है, यहाँ पे मतलब ये है इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट है, और जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर कंपनीज एक्ट प्रिपेयर कर रही है वो फॉलो कर रहे हैं इंड एएस, बट स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर स्टिल फॉलोइंग एएस। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया विल माइग्रेट टू इंड एएस। स्मॉल बिजनेसेस के लिए आसान नहीं है लोगों को ट्रेन करना और फिर वो इम्प्लीमेंट करना। बड़ी बड़ी कंपनीज में दे कैन हायर एक्सपर्ट्स, तो वो लोग जल्दी से कर सकते हैं। तो माइग्रेशन की प्रोसेस बड़ी कंपनीज में जल्दी हो जाती है, छोटी कंपनी में टाइम लगता है। सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज सो फार इशूड 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए हैं? 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये याद रख लो। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, विराट कोहली इज नाउ 31 ईयर्स ऑफ एज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इशू किए हैं 31। तो नंबर आपको याद हो जाएगा। सम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। विराट कोहली की सेंचुरीज याद हो जाती है ना, किसी को पूछ ले कितनी सेंचुरीज बनाए तो फट से डेटा दे देंगे, क्लासिफाई करके देंगे, T20 में इतनी है, वनडे में इतनी है, टेस्ट में इतनी है। तो वैसे ये भी काम की चीज है, इसे भी याद रखना है। Let us see the accounting standards one by one। अब हम लोग एक्चुअली स्टैंडर्ड्स क्या है वो देखते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर करना ये एक कंसेप्ट है, हमने देखा था। तो डिस्क्लोजर कैसे करना है, ठीक है, हमने कंसेप्ट जब पढ़ा था तब कंसेप्ट का क्या पर्पस होता है? इट टेल्स अस व्हाट टू डू। ठीक है, कंसेप्ट टेल्स अस व्हाट टू डू। तो उन्होंने क्या बता दिया? डिस्क्लोजर करना है, बस इतना ही बता दिया। मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है उसका डिस्क्लोजर करना है, मटेरियल इन्फो का डिस्क्लोजर करना है। कैसे करना है ये बताया क्या? नहीं। हाउ इट नीड्स टू बी डन वो नहीं बताया। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। तो ये कंसेप्ट और स्टैंडर्ड में इसको आप ऐसे समझ लो, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार बच्चे जो है कंसेप्ट और स्टैंडर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंसेप्ट मींस व्हाट नीड्स टू बी डन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस हाउ नीड्स टू बी डन। तो डिस्क्लोजर ये कंसेप्ट था, उस पे अब हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। According to this standard, the accounting policies followed in preparation and presentation of financial statement should form part of the financial statement and normally be disclosed in one place। तो इन्होंने रूल बता दिया है। क्या रूल बता दिया है? कि वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, एक फाइल में उसे बना दिया और दूसरी फाइल में डिस्क्लोजर दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इन कंटिन्यूएशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए और सारे डिस्क्लोजर्स जो है मेनली वो एक ही जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक अकाउंट बना लिया 5 डिस्क्लोजर दे दिए, दूसरा अकाउंट बना लिया 5 डिस्क्लोजर दे दिए, नहीं। सारे अकाउंट्स बना लो। पहले तो ये सारे अकाउंट्स बना लो जो 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं, राइट। ट्रेडिंग P&L,
और यहाँ पे जो है एक ही प्लेस पे सारे अकाउंट्स बनने के बाद उसके नीचे डिस्क्लोजर दे दो, ठीक है, राइट। सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एट वन प्लेस भी सारे आ जाएंगे। जितने भी डिस्क्लोजर है, जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, समझ लीजिए आपने जो अकाउंटिंग किया है उसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जरूरी है, वो आपने एक ही साथ में यहाँ पे लिख दिए। वरना ऐसा हो जाएगा ना, ढूंढते ढूंढते कोई एक पॉइंट छूट जाएगा, कंपनी बोलेगी हमने तो डिस्क्लोज किया था, जिस बंदे का किसी चीज से नुकसान हुआ है वो बोलेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अगेन हाउ टू डू इट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे करना है मैंने आपको बोल दिया था, एक कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था तो मैंने कह दिया था कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का और दूसरा टर्म है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये बेच के आपको कितने पैसे मिलेंगे इसे कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या इसे और एक टर्म है नेट रियलाइजेबल कॉस्ट भी कह देते हैं। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से जो लोअर होता है उस पे इन्वेंट्री वैल्यू करनी होती है। जैसे हमने देख लिया, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25,000 है और कॉस्ट ऑफ सेलिंग 50,000 है, तो 25,000 पे अज्यूम कर लेंगे ये कॉस्ट है और ये एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो कॉस्ट लेस है इसलिए ये कर देंगे। अभी कॉस्ट मान लो 25,000 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 15,000 ही रह गई है, तो हम लोग 15,000 पे रिकॉर्ड करेंगे विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर दैट वी विल रिकॉर्ड। तो क्या देखा हमने, डीवी 1 इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली स्लाइड में 2 स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिए, उसको आप एब्रीविएशन दे दीजिए डीवी, आपको 1 और 2 सीरियली याद हो जाएगा, डिस्क्लोजर और वैल्यूएशन। नेक्स्ट, कैश फ्लो। According to this standard, a cash flow statement is prepared and presented for the period for which profit and loss account is prepared. तो ये एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है, एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है। कैश फ्लो जो है वो आप आपके 11th-12th में सीखोगे नहीं, शायद आप आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी ना सीखो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, प्रोफेशनल कोर्सेज जो है CA, CS, CWA उसमें आप पढ़ लोगे। तो कैश फ्लो बनाना पड़ता है। कैश फ्लो इज नथिंग बट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये फ्लो है, 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक तो इनफ्लो और एक तो आउटफ्लो। कैश बिजनेस में आती है और बिजनेस से जाती है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है ये बताने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो वो बनाते कैसे है वो दिया है यहाँ पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ले लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे बिजनेस के एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर ये सब जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज का इनफ्लो आउटफ्लो देखा जाता है और इसको कंबाइन करके फिर एक कंबाइंड CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया जाता है। वो इमीडिएटली आप सीखोगे नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अभी देखो 3 के बाद क्या किया है, 4, 5 स्किप कर दिया, ये याद रखना। हमने 1, 2 और 3 देखे, डिस्क्लोजर देखा, वैल्यूएशन देखा और कैश देखा, DVC, उसके बाद गैप पड़ जाता है 2 स्टेप्स का। 4 और 5 आपके सब्जेक्ट मैटर से एक्सक्लूड कर दिए हैं, डायरेक्टली आप जंप कर रहे हो 6 पे, ठीक है। 6 स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हमने एक स्लाइड में मतलब देख लिया था, लॉस इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेरियस रीजन, मतलब यूज, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, टाइम, इन सारी वजह से कैपेसिटी कम हो जाती है किसी भी असेट की। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ असेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट। तो क्या हो जाता है, समझ लीजिए एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट इज 10 ईयर्स, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। और असेट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो आपको क्या करना है, हर साल देयर विल बी लॉस इन वैल्यू, एवरी ईयर देयर विल बी लॉस इन वैल्यू। तो ये लॉस इन वैल्यू जो है वो आपको सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है, या तो यूनिफॉर्म वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी है या तो आपको
डिक्रीजिंग वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड होता है। तो अब देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है, ये है एस्टिमेटेड लाइफ, सॉरी अमाउंट ऑफ असेट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर ईयर की ये अमाउंट हो जाएगी। तो एक साल आप लोग रिड्यूस करोगे हर साल, तो बाय द एंड ऑफ 10 ईयर, बाय द एंड ऑफ 10 ईयर मतलब एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, असेट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसी का मतलब है डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ असेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस। तो ये जो 10 लाख है पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमने सिस्टमेटिक बेसिस पे अलॉट कर दिया। वो सिस्टमेटिक बेसिस है स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल इक्वल है 1 लाख रुपीज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। फिर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब क्या है, इस पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कैसे चार्ज करना होता है। अब इसके लिए अलग स्टैंडर्ड क्यों बना है? अब आप एक बात याद रख लो, 6 के बाद हम लोग डायरेक्टली 8 पे आ गए, 7th हमने स्किप कर दिया। तो R&D का एक्सपेंडिचर कैसे चार्ज करना है वो इस स्टैंडर्ड में डिस्कस किया। अभी इसके लिए सेपरेट R&D क्यों दिया होगा? आपको आपका अकाउंटिंग सेंस जो है वो ऐसे डेवलप करना है। यू नीड टू बी अ स्मार्ट अकाउंटेंट। जितना पढ़ाया जाता है उतना ही मत पढ़ो, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करो। मैं किसी को पूछूं तो शायद ही कोई जवाब दे पाए, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, हैवी एक्सपेंडिचर होता है, मतलब पीपल स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ crores ऑफ रुपीज, ठीक है, टू कैरी आउट रिसर्च, प्रोडक्ट इनोवेट करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, या प्रोडक्ट जो है इंप्रूव करने के लिए। तो क्या होता है, रिसर्च क्यों होता है? इनोवेशन के लिए होता है या इंप्रूवमेंट के लिए होता है। रिसर्च के दो आय है, रिसर्च की दो आंखें हैं, इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट, अभी आप भूलोगे नहीं। तो क्या होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। सपोज 100 करोड़ एक कंपनी ने एक साल में बजट अलोकेट कर दिया और R&D डिपार्टमेंट को इस साल 100 करोड़ दे दिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 100 करोड़ है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के पास जमा हुए, ये 50 साल में उन्होंने ये रिजर्व जमा किया है सिंस 50 ईयर्स, तब आज वो इस पोजीशन में है कि 100 करोड़ R&D में इन्वेस्ट कर सके। अब R&D जो करने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका बेनिफिट उसको एक ही साल मिलेगा क्या? अगर कोई प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया, अभी कोरोना वैक्सीन अगर किसी कंपनी ने बना ली, सबका R&D चल रहा है, मैक्सिमम रिसोर्सेज उसी में एम्प्लॉय हो गए होंगे, फार्मा कंपनीज के तो 100% रिसोर्सेज, तो वैक्सीन बना लिया, तो वैक्सीन जो है वो इसी साल काम में आएगा क्या? नहीं, ये टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड काम आएगा, ये इंप्रूवमेंट होके ये चलते रहेगा, आने वाली जनरेशंस को भी दिया जाएगा, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को, ताकि कोरोना वायरस हो ना। तो अब क्या होता है, अगर बेनिफिट स्प्लिट हो रहा है, इसका बेनिफिट स्प्लिट हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट भी स्प्लिट करनी पड़ेगी। और दूसरा लॉजिक ये है कि 100 करोड़ अगर हम लोग इस साल दिखा देंगे एक्सपेंडिचर, तो हमारा जो लॉस है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मे बी मैचिंग रेवेन्यू ना हो, हमारा रेवेन्यू सिर्फ 25 करोड़ का होगा, तो क्या होगा, हमारा जो लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस हमारी बुक्स में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे स्प्लिट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस ऑफ पीरियड इन विच दे आर एक्चुअली इनकर्ड। देखो, एक्चुअली इनकर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं, इस साल 100 करोड़ सैंक्शन हो गए, तो मे बी ये जब चलेगा, उनका एस्टिमेट है कि हमको एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए 3 इयर्स लगेंगे, या मान लो 4 इयर्स लगेंगे नई टेक्नोलॉजी लाने में, तो क्या हो जाएगा, ये 25 करोड़ हर साल स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि हर साल इसमें से पार्ट अमाउंट जो है वो विड्रॉ करके रिसर्च पर्पस के लिए अगले 4 साल में यूज हो जाएगी। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वही आपको रिकॉर्ड करना है उस साल का, ना कि टोटल एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अगला स्टैंडर्ड है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करना है, हमने इस पे कंसेप्ट भी पढ़ लिया था। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद बेसिक
requirements for recognition of revenue items in profit and loss account of enterprise. It lays down conditions to recognize revenue that arise from various transaction of an enterprise. एक कंसेप्ट हमने देख लिया था, ये कमेंट उस पर कमेंट नहीं कर रहा है, कंसेप्ट कमेंट कर रहा है कि जब रेवेन्यू इनकर हो तभी आप रियलाइज हो तभी आप उसको रिकॉर्ड करें. तो वैसे ही ये स्टैंडर्ड बताता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि अलग अलग ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वो ये स्टैंडर्ड हमें बताता है. अगेन देयर इज अ 10th स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होते हैं? विच स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम से हमारा क्या मतलब होता है? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, more than 1 accounting year, which give benefit for a long time. Obviously long term, obviously वो business में long term के लिए रहते हैं तो benefit भी long term के लिए ही देंगे. और क्या होता है? They are useful for conducting business, conducting the business. ठीक है. According to this standard, the cost of fixed asset should comprise of original cost and any attributable cost of bringing the asset to its working condition and for its intended use. The asset should be eliminated from the financial statement on disposal or whether or no further benefit is expected from their use. तो अभी इन्होंने क्या कहा है? Cost of asset कैसे कैलकुलेट करनी है? Cost of acquisition, cost of एक्विजिशन, ये समझ भी लो और लिख भी लो. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. समझ लो कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को परमिशन दे दी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की. दे हैव अ लाइसेंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इन्हें पावर प्लांट लगेगा, पावर प्लांट लगेगा. अब ये पावर प्लांट क्या होगा? ये कहीं से उठा के तो ला नहीं सकते, इसके कंपोनेंट्स लाए जाएंगे. ठीक है, पावर प्लांट के कंपोनेंट्स लाए जाएंगे या मटेरियल लाके पावर प्लांट जो है वो साइट पे असेंबल किया जाएगा. साइट असेंबली इसको बोलेंगे, साइट पे असेंबल किया जाएगा. तो ये जहां अवेलेबल है, ये मटेरियल जहां पे अवेलेबल है वहां से साइट तक लाने में कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो भी एसेट के कॉस्ट में ऐड कर लेनी है. उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो कोई कंपोनेंट लाके रख देगा बट इंस्टॉलेशन जो है वो एक्सपर्ट करेंगे. मतलब बहुत सी कंपनीज में क्या होता है, प्रोडक्शन अलग लोग करते हैं और इंस्टॉलेशन अलग लोग करते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन अलग होता है. जैसे कार मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में होती है और जो भी कुछ उसके रिपेयरिंग या एड ऑन्स है वो सब शोरूम में होता है. ये डिश टीवी का एग्जांपल ले लीजिए. डिश जो है, सेट टॉप बॉक्स जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, इंस्टॉल मैकेनिक आके आपके यहाँ पे करके जाता है. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलेशन, सॉरी नॉट इंस्टॉलमेंट, ये सारा आपको कवर कर लेना है कॉस्ट ऑफ असेट में. और इन कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन को कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट टू ब्रिंग असेट, कॉस्ट टू ब्रिंग असेट टू प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन, या फिर इसको टर्म दिया जाएगा वर्किंग कंडीशन. ऑलराइट, वर्किंग कंडीशन. नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह के ग्रांट्स देती है. तो अगर किसी कंपनी को ग्रांट मिल रहा है, कंपनी को ग्रांट मिल रहा है, तो वो ग्रांट की ट्रीटमेंट कैसी करनी है, बुक्स के अकाउंट में उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, ये स्टैंडर्ड बताता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12. देखिए 10th के बाद हम लोग फिर से 12 पे आ गए, 11th हमने स्किप कर दिया. ये बहुत केयरफुली आपको
देखना है, ये सीरियली नंबर्ड नहीं है, हम लोग कुछ कुछ स्किप करके आपके लिए जितने रेलेवेंट है वही देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज एन अश्योरेंस दैट एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद कंडीशंस अटैच्ड टू देम। तो ग्रांट्स के बारे में क्या होता है, ग्रांट्स के साथ बहुत सारी कंडीशंस होती है। गवर्नमेंट आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देता है, वो बहुत बड़ी चेकलिस्ट देता है, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, T&C। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए तो ही आपको क्या होता है, ग्रांट मिलती है। तो क्या करना चाहिए, अगर आपने ग्रांट के लिए अप्लाई कर दिया और गवर्नमेंट ने ग्रांट अप्रूव कर दिया तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मत कर लो, क्योंकि क्या होगा, एक्चुअल कंडीशंस जब काम चालू होगा तब एक्चुअल कंडीशंस प्ले में आएंगी। तो वो कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने रखी है वो सेटिस्फाई होता है या नहीं, उस पर ग्रांट मिलेगी या नहीं, ये डिपेंडेंट है। अप्रूव हो चुकी है, ठीक है, इट इज अप्रूव बट नॉट रिसीव्ड। अप्रूवल का क्राइटेरिया आपने सेटिस्फाई कर लिया है, आपको रिसीप्ट का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करना है। तो रिसीप्ट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको जो है वो ग्रांट रिकॉग्नाइज करनी है। देयर इज अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या होता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड an enterprise should disclose the current and long term investment distinction in its financial statement, ठीक है। current investment should be carried in financial statement at lower of cost or fair value, however long term investment should always be carried in the financial statement at cost price। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो, शेयर्स है, डिपॉजिट्स है, इस इन्वेस्ट को आप क्लासिफाई कर लो। कैसे क्लासिफाई करना है, करंट। करंट का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, और क्लासिफाई कर लो लॉन्ग टर्म। करंट और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और इसका वैल्यूएशन कैसे करना है, शॉर्ट टर्म का जो है वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो भी है लोअर ऑफ दैट, इससे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि क्या है, शॉर्ट टाइम है तो फ्लक्चुएशंस जो है वो जल्दी रेक्टिफाई नहीं होंगे, तो इसमें से जो भी लोअर है उसे रिकॉर्ड कर लो। बट लॉन्ग टर्म अगर है तो कॉस्ट पे करो, क्योंकि फ्लक्चुएशन अगर होता भी है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। However, long-term investment should always be carried in financial statements at cost price। तो ये टेक अवे है, पहले तो इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कर लो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को कॉस्ट और फेयर वैल्यू लोअर ऑफ द अबाउ पे आप रिकॉर्ड कर लो, और लॉन्ग टर्म को कंपलसरीली कॉस्ट पे कर लो। ये बताता है 13। अब 13 के बाद हमने ये जो सीरीज है टीन्स की, ये स्किप कर दी है, डायरेक्टली हम लोग चले गए हैं 22 पे। तो 22 पे क्या है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम टैक्स आप पे करते हैं, बिजनेस जो इनकम टैक्स पे करता है, बिजनेस इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। एक ही एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, प्रॉपर वर्ड होगा अथॉरिटी, और वो है गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। बिजनेस जो है वो सिर्फ पे करते हैं। तो ये जो इनकम टैक्स पे किया गया है इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो इस स्टैंडर्ड में बताया। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द period comprising current tax and deferred tax should be included in determination of net profit or loss for the period। मतलब क्या किया गया है, जो आप टैक्स भरते हो उसको कंसिडर कर लो while calculating। क्या कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करना है, प्रॉफिट और लॉस, इसको आप छोड़ मत देना। ऑलराइट, ये बुक कीपिंग की, ये कंपनी अकाउंट की प्रोविजन होगी। इनकम टैक्स की प्रोविजन अलग होती है, जब आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। एंड दैट इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। तो हमने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, बट इसे ऐसा मत समझो बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत छोटे छोटे हैं। आपको चाहिए तो ये वीडियो भी आप स्प्लिट कर दो। अब मैं 10-10 मिनट के वीडियोस तो नहीं बना सकता, ठीक है। सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इस पे फोकस कर लो। ये शायद एक्सप्लेनेशन से छूट गया, मैंने आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताया था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, वैसे ही पॉलिसी डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है। मतलब आपने डेप्रिसिएशन करते वक्त कौन सी मेथड अडॉप्ट की है, या कोई और एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड करते वक्त कौन सी मेथड अडॉप्ट की है, वो कंपनी को बोलते हैं पॉलिसी।
मेथड अडॉप्टेड इज पॉलिसी, तो आपको डिस्क्लोज क्या करना है, यहाँ पे पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इनफ्लो आउटफ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना होता है। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लाइफ ऑफ एसेट आपको सिस्टमैटिकली अलॉट करनी है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का जो उस पर्टिकुलर ईयर का एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वही कंसिडर करना है, जो सैंक्शन ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो कंसिडर नहीं करना है, पार्ट में इसको रिकॉग्नाइज करना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये बताता है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है। फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में क्या बोला गया है कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब वॉट एवर इज द कॉस्ट टू ब्रिंग द असेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वर्किंग कंडीशन जो है आप रिकॉर्ड कर लो, इंक्लूड कर लो कॉस्ट में। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट जब भी अप्रूव होती है कुछ कंडीशंस होते हैं, वो फुलफिल होने के बाद ही ग्रांट का पैसा मिलता है, तो वो कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होती है आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज मत करो। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज कर लो, कैसे करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप इसको कैटेगराइज कर लो। करंट या शॉर्ट टर्म जो है उसे कॉस्ट और फेयर वैल्यू लोअर ऑफ द अबाउ में रिकॉग्नाइज कर लो, लॉन्ग टर्म को कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर दो। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम क्या है, आप इनकम नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते वक्त टैक्स जो है आपका कंसिडर कर लो। एंड दैट इज द एंड ऑफ आर दिस वंडरफुल लेंदी थियोरेटिकल चैप्टर। अब इसके बाद जो है वो खुशहाली रहेगी, आपको थियरी के साथ साथ बहुत सारा प्रैक्टिकल भी करने को मिलेगा और मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सो स्टडी दिस चैप्टर थरली, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और ओवरऑल अकाउंटिंग आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए स्किप मत करो, इसे अच्छे से पढ़ो। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।